हेलो दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी इतिहास सब्जेक्ट। तो इतिहास क्या होता है और इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, वो बांट कर रखा है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट कर रखा है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का, उसमें से कौन सा इतिहास हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जब हम 6 क्लास का पढ़ेंगे। तो उसमें आपको मेनली जो है वह प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है वह क्लास 6 में आपको दिया गया है और मध्यकालीन इतिहास जो है वह क्लास 7 में दिया हुआ है और आधुनिक इतिहास जो है वो आपको 8 क्लास में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये ऐसे क्यों बांटा गया है तो देखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास जो है वह पिछली घटनाओं का अध्ययन है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है, पिछली घटनाओं का जितना भी अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास पीछे की घटना है, इसका मतलब न कहीं से कहीं आपको घटना हुआ होगा किसी न किसी साल से। तो वही जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो आपको 1 लाख से 1 लाख से या लाखों वर्ष पहले से शुरू हुआ होगा। तो लाख वर्ष से आपको शुरू होता है और आपको 1947 तक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, भारत के इतिहास जो है वह क्या है, 1 लाख से आपको 1947 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। तो इसको इसको इतिहास का घटना इस पढ़ते हैं और इतना ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि इसी को आपको 3 भाग में बांटा गया है। इसी को क्या कितना भाग में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये प्राचीन इतिहास जो है वो कब से कब तक चलता है। तो आपको प्राचीन जो इतिहास है वह 1 लाख से मतलब शुरू से लिखिए, क्या है, शुरू से जब इतिहास शुरू होता है तो शुरू से आपको 720 एडी तक चलता है। 720 एडी तक चलता है। अब एडी और बीसी हम आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये शुरू से और 720 एडी तक आपको क्या चलता है, प्राचीन इतिहास चलता है। उसके बाद 720 एडी से 1707 एडी तक, ये सब किस में है, एडी में है। तो 720 एडी से 1720 एडी तक आपको क्या चलता है, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद आधुनिक इतिहास जो है वह 1707 से, मेनली 1757 होता है, मेनली क्या होता है 1757। लेकिन जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 1707 से आपको बताया जाता है, क्योंकि मुगल काल का जो है वह वहाँ से कमज़ोर पड़ने लगता है। 1707 से जब मुगल काल जो है, उत्तर मुगल काल चलता है, तो वहाँ से मुगल काल क्या हो गया, कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आधुनिक इतिहास वहाँ से हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो 1707 से 1947 तक, 1707 से 1947 एडी तक, 47 कहाँ तक, एडी तक आपको चलता है आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको इसी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्लास 6 का पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 का पढ़ेंगे, फिर क्लास 8 का पढ़ेंगे। तो क्लास 6 का शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू हो गया। देखिए, क्लास 6 का एनसीईआरटी का जब हम लोग बुक खोलेंगे तो उसमें आपको अध्याय 1 दिखेगा। अध्याय 1 में आपको दिया हुआ है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो कह रहा है कि इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम आपको बताए हैं कि इतिहास जो है वो 3 भाग में था, प्राचीन। तो 6 क्लास में क्या था, प्राचीन इतिहास था। तो प्राचीन इतिहास में कौन से घटना के बारे में पढ़ना है, कब कब वो घटना हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस एनसीईआरटी बुक का उद्देश्य होता है इंटरेस्टिंग बनाना। एनसीईआरटी के जब आप बुक आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें आपको इंटरेस्ट जगेगा कि कैसे आप
अम, कैसे आप कोई घटना को जो बारे में पढ़ते हैं तो उसको आपको एक कहानी के तौर पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़ने वाला होता है, आप पढ़ सकते हो। जब पढ़ोगे तो आपको आपके अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी का जो एनसीईआरटी है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए भी। बच्चों में क्या है, रुचि बना रहता है। चलिए चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। तो रसीदा का सवाल क्या है, रसीदा का सवाल ये रुचि बनाने के लिए आपको दिया जाता है। तो देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा क्या कर रही थी, बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। देखिए यहाँ से गौर से देखिएगा, 100 साल पहले। अचानक अखबार में वो क्या देखती है, 100 साल पहले। तो इस 100 साल पहले उसके मन में सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों क्या हुआ है, कि 100 साल पहले कैसे जान सकते, जैसे कि हमारा जन्म हुआ है। रसीदा सोच रही है कि हमारा जन्म जो आज है, आज 10 साल पहले हुआ होगा मेरा जन्म, चाहिए 8 साल 10 साल पहले हुआ होगा। तो क्या 100 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं, तो अखबार में ऐसा कौन सा घटना जो दिया हुआ है वो 100 साल पहले है। ठीक है, तो ये देख कर वो चौंक जाती है। तो वही अब कैसे जानना है, उसके मन में सवाल आ गया। तो अब देखते हैं कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए। तो देखिए, वही जो जो वहां पर लिखा हुआ है कि 100 साल पहले कैसे जान सकता है कोई, वो रसीदा के मन में सवाल आया। तो यहाँ से बच्चे के मन में भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ देखिए, कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था का मतलब क्या है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, चाहे 50 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकता है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो, फिर साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उसकी स्मृति हो। जैसे कि कह रहा है कि आप रेडियो में इतिहास की घटना के बारे में सुनते होइएगा, टीवी में आप बहुत सारे इतिहास के चैनल पे आप इतिहास के बारे में सुने होइएगा। फिर अखबार जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि रसीदा अखबार पढ़ रही थी। साथ ही जब 100 साल कम साल पहले की, जैसे कि 10 साल 20 साल या 50 साल पहले की बात करें, 50 साल की बात करें, तो आप वैसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस उस 50 साल पहले जो है ना वो व्यक्ति जीवित था और उस घटना को वो अपने आंखों से देखा हुआ है, उससे सुना हुआ है। तो उस समय उस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को वो याद होगा। तो ये जो याद रहेगा उस व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ है यह कैसे जाना जाए, मतलब कुछ सालों पहले तो ये हो गया, 50 साल 100 साल पहले क्या होता, लेकिन बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास, प्राचीन इतिहास कब से शुरू हुआ है, लाखों साल पहले, मतलब बहुत सालों से। तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है आगे। देखिए, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, क्या क्या जानेंगे और कैसे जानेंगे। देखिए, तो क्या जानेंगे, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं, जैसे कि अभी 50 साल पहले हमारा क्या था, जिस प्रकार का भोजन आज खाते हैं हम लोग करते हैं, जिस प्रकार का कपड़ा आज हम पहनते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं 50 साल 100 साल पहले कुछ न कुछ खाना अलग खाते हुए होंगे, या कपड़ा दूसरे तरह के तरीके का पहनते होंगे, उसका कपड़ा अलग होगा। तो वह उसी प्रकार से जब हम लोग लाख साल पहले जीवित रहा होगा, जीव जो रहा होगा, उस जीव ने किस प्रकार के खाना खाया होगा, वही जानना है। अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, वो कैसे खाना खाता था, कैसे कपड़ा पहनता था, किस तरह के घरों में रहते थे, मतलब घर उसका कैसा था। हम आखेट को, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो खाना कैसे खाता था, क्या खाता था, कपड़ा कैसे पहनता था, किस तरह के कपड़ा पहनते था, किस तरह के घरों में रहता था, शिकारियों का जीवन कैसा था, पशुपालक कौन कौन से जानवर को हम लोग पालते थे, किसान को
कि जीवन कैसा था, किस प्रकार का खेती करता था, किस अनाज का खेती करता था। शासक के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा शासक था, कैसे था, वो किस प्रकार का शासन चलाता था। और व्यापारियों के बारे में जानेंगे कि किस तरह का व्यापार कहाँ से कहाँ कैसे करता था। तो यही सब के बारे में, संगीतकार के बारे में, कलाकार के बारे में, या कोई वैज्ञानिक के बारे में, जीवन के बारे में हम लोग अतीत के बारे में जानेंगे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। हम ये भी, जब अतीत के बारे में हम लोग जानेंगे तो बच्चे के खेल के बारे में भी जानेंगे। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सी कहानी उस समय चलते थे। जैसे कि आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि घरों में दादा दादी चाहे या नाना नानी जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को बैठा कर या सोते वक्त आपको कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसी प्रकार उस समय जो है वह बच्चे कौन से कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाया करते थे। जैसे आजकल हम लोग अलग अलग तरह का गीत गाते हैं। 15 अगस्त में आपको अलग गीत गाते हैं, अलग अलग, मतलब आप कहिए तो पूजा पाठ या जो भी होगा अलग अलग तरह के जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उस तरह का अलग अलग क्या होता है, गीत होता है। जैसे कि आपको दुर्गा पूजा में अलग गीत होता है, ठीक है, छठ का अलग गीत होता है। तो सभी पर्व क्या है, जो आपको पर्व के आधार पर आपको गीत बनाएंगे, तो उस तरह के गीत, तो वहां से हम लोग जान सकते हैं कि वो किस तरह के अतीत के बारे में जानेंगे। तो अब क्या है, लोग कहाँ रहते थे। अब हम लोग इसका शुरू करेंगे कि कैसे कैसे जानते हैं, क्या क्या जानते थे। तो घर के बारे में हम लोग जानते थे, तो वही अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो लोग जो है कहाँ रहते थे इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2, जब हम लोग अगले पेज में जाएंगे तो वहां पर एक मानचित्र दिखेगा। आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब क्या होता है, संग्राहक का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग लाख वर्ष पहले जाएंगे तो हम लोग क्या थे, आदि मानव की तरह थे। क्या थे हम लोग, आदि मानव थे, आदि मानव थे। ठीक है, तो जब हम लोग आदि मानव थे तो जंगलों में रहा करते थे, और जंगल में रहकर क्या करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, या किसी वृक्ष से फल मिले, पेड़ पौधे से हमको फल मिलते थे, या उसके पत्तियों को, कितना पत्ती को खाते थे, या किसी कितने के जड़ों को, पेड़ पौधों के जड़ों को खाते थे। तो ये जो हम लोग खाते थे, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ जड़ों, फलों, या जंगलों के कोई भी उत्पाद हो, जैसे फल हो तो उसको, या क्या करते थे, शिकार करके खाते थे। क्या करते थे, शिकार करके। तो हम लोग क्या करते थे, आदि मानव थे तो हम लोग जानवरों को मार मार कर खाते थे। तो वहां से भोजन का इकट्ठा करते थे, खाते थे, बस यही हमारा जीवन था, जानवरों की तरह। जिस तरह आजकल जानवरों का जीवन है, उसी तरह हमारा पहले हम लोगों का जीवन था, जो सिर्फ भोजन के लिए हम लोग क्या करते थे, अपना भोजन मतलब संग्रह करते थे, शिकार करके अपना लाते थे और खाते थे। अगर ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करते थे, संग्रहण करते थे। क्या करते थे, संग्रहण। तो उसी को कहता है कुशल संग्राहक। मतलब वहां पर जो आरंभिक लोग रहा करते थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। आसपास के जितने भी विशाल थे जंगल, सब उस सभी जंगल के बारे में परिचित था कि कैसे हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कैसे छुपने वाला व्यवस्था है, कैसे हम लोग शिकार कर सकते हैं, उस सब से पूरा अच्छे से परिचित थे। और वहाँ पर भोजन से फलों, मतलब भोजन के लिए वो क्या करता था, जड़ को खाता था या फलों को खाता था, या जंगल के अन्य उत्पादों को, जंगल के अन्य उत्पाद में वो हम लोग शिकार भी करके खाते थे। ठीक है, तो वे जंगल आखेट भी करते थे। मतलब शिकार जो करते थे तो उसको आखेट शब्द भी कहा जाता है। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। चलिए, तो इसको पता कर लिए। और एक शब्द आएगा आखेटक। एक शब्द क्या आएगा आपको, आखेटक। तो आखेटक का मतलब होता है शिकारी। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। शिकारी। आखेटक। तो आखेटक का मतलब शिकारी, और आखेट का मतलब क्या हो जाएगा, इतना जब रहेगा आखेट तो उसको शिकार। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब तुम पश्चिम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष से पहले गेहूं जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। करा है कि जब हम लोग सुलेमान किर्थर पहाड़ी को मैप में देखेंगे तो वहाँ से हम लोग पता करेंगे। सुलेमान किर्थर की पहाड़ी है, उसमें जो है वहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी रहते थे वो क्या किए, सबसे पहले किसका फसल उगाना शुरू किए थे, गेहूं और जौ का। तो आरंभिक फसल कौन सा हो जाएगा, कोई पूछेगा कि आरंभिक फसल कौन सा है, तो गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल और पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। मतलब जब हम लोग कृषि करना शुरू किए तो हम लोगों को पालतू जानवर बनाना पड़ेगा। तो वह सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ता को पालने लगा। फिर उसके बाद भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ। तो सबसे पहले में पूछा जाए कि सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू जानवर बनाया, तो कुत्ता को। और उसके बाद भेड़ बकरी सब गाय बैल जो भी है वो बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के, तो जब हम लोग विंध्य पहाड़ी को देखेंगे तो विंध्य के पहाड़ी के उत्तर में और गारो उत्तर पूर्व का जो गारो है, गारो की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी, उसको उस क्षेत्र में, उसके उत्तर वाले क्षेत्र में आप जब देखोगे तो वहां पर क्या था, लोग रहते थे। तो जब लोग रहते थे तो वहां पर क्या है, किसका खेती उगाना शुरू किया, चावल का खेती किया। ठीक है। तो उस अब हम लोग जो देखे हैं वो क्या, तीन चीज का यहाँ जिक्र किया हुआ है। पहला कि गेहूं जौ का कृषि में, गेहूं जौ का कहाँ पर खेती शुरू हुआ। ठीक है। तो सुलेमान किर्थर पहाड़ी पर, सुलेमान किर्थर पहाड़ी पे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है यहाँ पर आपको चावल का खेती किया गया। और एक इससे पहले हम लोग देखे थे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में आरंभिक लोग रहा करते थे जो अपने आदि मानव की तरह रहते थे। तो सबसे पहले जो आरंभिक लोग हैं वह कहाँ पर रहना शुरू किए थे। देखिए अब यह हो गया हमारा मैप। इस मैप में हम लोग देखेंगे, यहां आप देखिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी के आसपास आरंभिक लोग रहा करते थे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपको दूसरा चीज था कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ी, किर्थर यहाँ है और सुलेमान यहाँ है। तो इधर वाले को सुलेमान और इधर वाले को किर्थर। तो सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी में आपको गेहूं और जौ का खेती प्रारंभ शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग विंध्यन का पहाड़ी, देखिए विंध्य पहाड़ी कह रहा था कि क्या, भारत के मध्य का, क्या है, भारत के मध्य का और उत्तर पूर्व। तो इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व स्टेट। भारत में जो ये स्टेट है, इधर 8 स्टेट है, सिक्किम हो गया, इधर मेघालय मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट है वो सब क्या है, मध्य पूर्व स्टेट कहा जाता है, उत्तर पूर्व स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व राज्य। ठीक है। तो इसी उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां यहाँ मेघालय में देखा जाता है। ठीक है। तो गारो के पहाड़ियों में और विंध्य के पहाड़ियों में कहा रहा है कि यहाँ पर इसके उत्तर में, विंध्य की पहाड़ी के उत्तर में और गारो के पहाड़ी के आसपास उत्तर में, ठीक है, आपको क्या देखने को मिला है, चावल की खेती। तो ये 3 जानकारी जो है, 3 फैक्ट्स जो है आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखें और भी चीज़ इस मैप में आपको याद करना चाहिए जो आपको आगे चल के काम देगा। तो आप इस मैप को अच्छे से याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंधु नदी। यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वह एक मेन नदी है जो भारत में आपको बहती है। ठीक है। देखिए ऐसे करके आपको सिंधु नदी क्या कहती है, आती है और पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर यहाँ पर क्या है,
आपको अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है वह मेन नदी है। एक है आपको यहाँ देखने को मिलेगा गंगा नदी, गंगा नदी, ये आपको क्या दिख रहा है, गंगा नदी। और गंगा नदी यहाँ पर बांग्लादेश से जाकर यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, यहीं से आपको निकलता है और यहाँ पर आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलेगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है और यही जाकर फिर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये 3 नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिण में चले तो दक्षिण में आपको एक ये नदी याद रखना है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी आपको इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। फिर यहाँ से एक नदी है कावेरी, कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। ये भी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हो गया। और ये तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा में जाकर मिलती है। तुंगभद्रा नदी जो पूछा जाएगा वो किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। जो नदी, जिस नदी का जो अंत है वो किसी दूसरे में होता है उसको सहायक नदी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर यमुना नदी है, यमुना नदी जो है वह जाकर ऐसे जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। फिर चंबल नदी भी है यहाँ पर, तो चंबल नदी भी कहाँ जाती है, यमुना में। तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक है और यमुना जो है वो गंगा की सहायक है। तो गंगा की सहायक में ही दोनों आ जाएगा, चंबल नदी भी और यमुना नदी भी और चंबल नदी भी। ये दोनों नदी किसकी सहायक है, गंगा की। और गंगा की एक और नदी यहाँ पर दिया हुआ है, सोन नदी। कौन सा नदी दिया हुआ है, सोन नदी, जो बिहार में जाकर आपको मिल जाती है गंगा में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक नर्मदा नदी। ये 2 नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक नर्मदा नदी, अभी हम देखे थे कि नर्मदा नदी के किनारे ही सबसे आरंभिक लोग रहा करते थे। ठीक है, एक और यहाँ पर है, उसके समानांतर चलती है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों जो है वह एक दूसरे के समानांतर चलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो आपको जो अरब सागर में गिरती है वह भारत से जो भी 2 नदी, वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। देखिएगा तो आप इधर कोई नदी और नहीं गिरेगी, आपको यही 2 नदी है जो अरब सागर में इधर से गिरती है। उसके बाद जितना भी नदी है, यहाँ महानदी है, तो ये महानदी भी क्या है, आपको यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल के। अरब सागर में सिर्फ 2 नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेल्टा भी नहीं बनाती। ये क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी सब डेल्टा बनाती है, जैसे कि गंगा नदी हो गई, तो ये सब डेल्टा बनाती है, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी, याद रखिएगा। अब एस्चुरी क्या होता है आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताया जाएगा। एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद ये सभी नदी आप देखकर अपने मैप के थ्रू आप अपने माइंड में याद करके रखिएगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक होगा झेलम नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी। ठीक है, तो ये 5 नदी जो है वह सिंधु की प्रसिद्ध सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी में आपको प्रसिद्ध नदी झेलम आ जाएगा, चेनाब आ गया, रावी, सतलुज और ब्यास। इतना आपको क्या है, मैप में आपको याद रखना है, जो आगे चल के काम दे सकता है और देता भी है आपको हमेशा। ज्योग्राफी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपको हमेशा ये याद होना चाहिए। अगर ये याद रहता है तो आपको मैप के थ्रू समझना इजी हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो क्या है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाए। तो अभी हम लोग देखें कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, कह रहा है कि उन सहायक नदियों के आसपास जो है 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले फले। मतलब इसका मतलब है कि आरंभिक जो नगर, मतलब बहुत लोग रहा करते थे जंगल में, लेकिन एक नगर का विकास उस समय देखने को मिलता है कि 4700 वर्ष पूर्व। तो नगर मतलब शहर की विकास आपको देखने को मिलता है एक प्रकार से। तो वही कह रहा है कि किस नदी के आसपास, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास आपको 4700 वर्ष का आरंभिक नगर देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद जो है वह गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे आपको 2500 वर्ष फिर आपको नगरों का विकास देखने को मिलता है। तो 4700 वर्ष पूर्व पूछा जाएगा नगरों का विकास कहाँ हुआ था, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी। और 2500 वर्ष पूछा जाएगा तो आपको गंगा और उसकी सहायक नदी। एक बार हम लोग मैप में गंगा नदी का भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा गंगा नदी, जो ऐसे ऐसे करके बिहार से बांग्लादेश में जाती है और वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी की एक सहायक नदी है, एक सहायक नदी है यमुना। देखिए जो जाकर आपको गंगा में मिल जाती है। तो सहायक नदी किसको कहा जाता है, जैसे कि कोई भी ऐसी नदी जो क्या है किसी दूसरे नदी में जाकर मिल जाती है, तो वह क्या है दूसरी नदी का सहायक नदी। जैसे कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी में कौन मिलकर आकर मिल रही है, यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, तो सहायक नदी भी हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। मतलब अब कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी सोन का पता लगाओ। जैसे कि देखिए, ये गंगा नदी जा रही है और ये गंगा नदी के यहाँ से सोन, यहाँ से आपको सोन नदी देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, मिल रही है। यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, सोन नदी मिल रही है। तो यहाँ की बात कर रहा है। तो गंगा और इसकी सोन नदी के किनारे जो है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन में मगध क्षेत्र या वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। कह रहा है कि आपको जो जिस सोन नदी के बारे में बताए हैं और गंगा नदी के, उस जहाँ पे मिलती है उसके आपको दक्षिण में, आपको उसके दक्षिण में एक उस समय का समय था, प्राचीन समय में एक जगह था जिसका नाम था मगध, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। और अभी जो वो मगध क्षेत्र था, अभी जो अगर देखा जाए तो वो वर्तमान बिहार में पड़ता है। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक जो भी थे, जो भी वहाँ पे राजा हुआ करते थे, वो बहुत शक्तिशाली हुए। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना किया गया। जो वहाँ पे शासक कर रहे थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उनके शासक अशोक हो गए, तो बहुत सारे शासक आए जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अफगानिस्तान तक उसको विस्तार किया गया। तो मगध जो था वो बहुत ही शक्तिशाली आपको एक साम्राज्य हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जो भी लोग हुआ करते थे उपमहाद्वीप के एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत और पहाड़, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बों से दूसरे कस्बों जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकता वक्त वश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी उस समय के जो प्रारंभिक लोग हुआ करते थे, वह महाद्वीप के एक एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाया करते थे। क्यों जाया करते थे, तो वहाँ पर बहुत सारे पर्वत थे, पठार थे, रेगिस्तान थे, पहाड़ थे। इनके कारण इनमें जोखिम जो था ना वो बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण भी जाया करते थे एक जगह से दूसरे जगह। या कभी काम की तलाश में जाया करते थे, या कभी आपको आपदाओं के कारण जाया करते थे, या आपको बहुत सारे काफिले हुए थे, व्यापारी हुए थे, वो अपने मूल्यवान वस्तुओं को एक दूसरे से स्थान पर ले जाने के लिए जाते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो अपने एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, सलाह देते थे, शिक्षा देते थे। उसके बाद
बहुत सारे रीजन हुए। जैसे कि कोई लोगों के अभी हम लोगों का देखा जाए तो मानव की प्रकृति कैसी है किसी भी जानने का किसी भी चीज़ों को जानने का उत्सुक होता है तुरंत, कि अभी हम लोग इसके बारे में जान ले। तो वही जो है ना उत्सुकता वश उसका जो उत्सुकता होती है लोगों का किसी भी चीज़ को किसी नए चीज़ों को जानने में, वो आपको एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आपको हेल्प किया। तो वो आपको यहाँ से आपको वो यात्रा करने को देखने को मिल जाता है। अब कह रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। प्रारंभिक समय में तो करते थे, लेकिन आज क्यों करते हैं। पहाड़ी पहाड़ियाँ पर्वत समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतें ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के कह रहा है कि पर्वत बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, जैसे पहाड़ियाँ जितनी भी ऊंची थी, लेकिन वो किसी को रोक नहीं पाए। वो जितनी भी प्राकृतिक सीमाएं थी, बहुत सारी सीमाएं हैं। ऊपर में आप देखिएगा भारत के उत्तर में हो जाएगा, आपको इधर देखिएगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हो गया। इसके कारण कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोक पाए उसको, कोई कठिनाई तो महसूस हुई, लेकिन वो अपने आप को फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। पर्वत और पहाड़ियाँ की ऊंचाई जो है वह कभी भी इसको रोक नहीं पाया। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाना शुरू किया, तो उसके बाद एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगा, और सांस्कृतिक परंपरा जो है वह धीरे धीरे क्या होने लगा, समृद्ध होने लगा, विकास करने लगा। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कह रहा है कि जो पहले पत्थर का उपयोग हुआ करता था, आप उसके बाद तराशना शुरू हो गया, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह गया, वहाँ से आपको एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो वहाँ से क्या हुआ, पत्थर को अपना तराश रहा, संगीत अपना जो भी हो रहा उसके बारे में रोज रचना कुछ कर रहा है। फिर भोजन बनाने के अपना नए नए तरीके को विचारों तरीके वाले विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। तो ऐसे करके आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, देश का नाम। जैसे हमारा जो देश है उस हमारे देश का नाम कैसे पड़ा है। हमारा देश का नाम भारत है, तो कैसे पड़ा। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है, या तो इंडिया है या भारत है और इंडिया है। तो ये हमारे संवैधानिक दो नाम है, जो इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला हुआ है, इंडस से। इस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कह रहा है जो इंडस शब्द है, इस इंडस शब्द का अर्थ होता है सिंधु। इंडस शब्द का अर्थ क्या होता है, सिंधु। और हमारा जो इंडिया था वो आपको ईरान और यूनान से जब आता था ना, तो उसको सबसे पहले सिंधु नदी पड़ता था। जैसे कि देखो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कह रहा है कि जो ईरान और यूनान है, चलिए हम लोग मैप में देखते हैं। इधर आपको ये पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो अफगानिस्तान है, उसके बाद ईरान है, ठीक है। तो इधर से जो ईरान और यूनान के लोग जो भी आ रहे थे, तो उसको सबसे पहले सिंधु नदी पड़ रहा था, इसलिए सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। और इंडस का अर्थ होता था सिंधु नदी, तो सिंधु नदी था तो उसको इंडस कहा गया। और इस सिंधु नदी को जो पार करके इस साइड जो भी लोग रहा करते थे, उसको क्या कहा गया, इंडस कहा गया। और इंडस कहने से उसके बाद हमारा जो, एक मिनट, और ईरान और यूनान जो है वह जब आया करता था सिंधु नदी, तो उसको क्या कहा जाता था, इस साइड यहाँ आपको सिंधु नदी के आपको कहा जाए तो दक्षिण और पूरब साइड को इंदोस और हिंदोस कहा जाता था। और इस भूमि प्रदेश को इंडिया कह दिया, मतलब यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, इंदोस और
हिंदोस। लेकिन वहाँ पर भूमि जो भी प्रदेश था, जैसे कि सिंधु नदी के आपको दक्षिण पूरब में देखने को मिल जाएगा, उसको कह दिया गया इंडिया। उसके बाद इंडिया के बाद हो गया, उसके बाद हम लोग भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए क्या करता था। जैसे कि सिंधु नदी के आसपास जो आपको जो भी लोग रहा करता था ना, वहाँ पे लोगों के एक समूह को कहा जाता था भरत। क्या कहा जाता था? भरत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। जो भी ये समूह की बात कर रहा है कि एक समूह को क्या कहा जाता था, किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में आपको सिंधु नदी, जितने भी सहायक नदी है उधर हो गया। तो वहाँ उस साइड जो है ना, आपको एक लोगों के समूह को कहा जाता था भरत। और ये ऋग्वेद में आपको चर्चा मिला है। तो 35 जो ऋग्वेद आपको 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी है? 3500 वर्ष। और उसमें चर्चा हुआ है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब एक समूह से होते होते आपको एक देश के लिए पूरे इसका नाम शुरू हो गया। तब भारत से भारत जो है हमारा नाम, भारत हमारे देश का नाम पड़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। कह रहा है कि तार पत्रों से, इधर थोड़ा देखते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना है। मतलब अतीत के बारे में हम अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, लेकिन अतीत में जो भी पुस्तक लिखा गया होगा उसको ढूंढ कर अगर हम पढ़ लेते हैं तो शायद अतीत के बारे में और भी कुछ हम लोग जानते हैं। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में इसे पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, जो लैटिन से लिया गया है। मेनू का अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः तारपत्र, देखिए कि जो पांडुलिपि है वो पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोला गया है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में मेनू का अर्थ होता है हाथ। तो हाथ का है कि मतलब कि हाथ से जो लिखा हुआ है, तो उसी को कह दिया गया मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपि का संज्ञा दे दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि पांडुलिपि जो है ना, वो आपको तारपत्र या हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, ये आपको महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो तार पत्रों पर और भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर आपको ऐसे लिखा हुआ करता था हाथ से। और जो भूर्ज नामक पेड़ पर लिखा होता था उसको कहा था भोजपत्र। क्या कहा जाता था? भोजपत्र। अब आप नीचे ये फिगर देख रहे होंगे, एक इमेज, इस जो है भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर एक लिखा हुआ भोजपत्र है, जो इतिहास के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। ये जो पांडुलिपि है ये 1000 वर्ष पहले लिखी हुई है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। कह रहा है कि जब तार के पत्तों को काटता है और उस पर लिखता है, और बहुत सारे पत्तों को ऐसे ही जब एक साथ रख कर बांध दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता था आपको पांडुलिपि। उसके बाद कह रहा है कि भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो इमेज ये दिख रहा है आपको, ये आपको भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा हुआ है। और ये हो गया आपके लिए पांडुलिपि। उसके बाद हम लोग देखते हैं इतने वर्षों में इतने से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे।
कहा जा रहा है कि जो पांडुलिपि जो बहुत सारे लिखे गए होंगे इतिहास में, लेकिन बहुत को कीड़ा खा लिया, कुछ अपने आप नष्ट हो जाए, क्योंकि उतना देर दिन संरक्षण नहीं हो सकता ना, तो ये उसको कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गया। लेकिन ये आखिरकार मिलता कहाँ पर था? तो मंदिरों में और विहारों में ज़्यादातर मिलता है। ये जो पांडुलिपियाँ है वो कहाँ पे मिलता है? मंदिरों और विहारों में। विहार विहार उसको कहा जाता है जहाँ पर ऋषि मुनि रहा करते थे एक समूह में, और उन समूहों को पहले प्राचीन समय में विहार कहा जाता था। कहा कहा जाता है कि धार्मिक जो भी मान्यता है उस समय जैसे भी व्यवहार था, धार्मिक मान्यता हुआ, और राजाओं का जीवन शैली कैसी होती थी, उसके बारे में, उसके बाद औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, ये सभी के बारे में आपको उसमें चर्चा देखने को मिलती है। फिर बाद में ऐसा हुआ, महाकाव्य लिखा गया, कविताएं बहुत सारी लिखी गई, नाटक भी लिखे गए, तो इसके माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब कहा जा रहा है कि इतना ये सब जो लिखा जा गया था वो किस भाषा में लिखी जाती थी? तो ये कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में ज़्यादातर कौन जानते थे संस्कृत भाषा उस समय में? तो पुरोहित लोग जो है वो अपना, पुरोहित लोग या अपर कास्ट जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं, तो पुरोहित लोग जो है ना आपको संस्कृत भाषा का यूज किया करता था। जैसे कि राजा महाराजा कह दीजिए, पुरोहित कह दीजिए, मतलब उस समय जो महान कहलाते थे। लेकिन जो आम लोग हैं उस समय के, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। लेकिन जो ये संस्कृत भाषा में जो हमारा जो पांडुलिपि है वो संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलता है, और तमिल भाषा और प्राकृत भाषा में भी देखने को मिलता है। क्योंकि आम लोग जो पढ़ेगा तो वो आपको प्राकृत भाषा में पढ़ेगा, इसलिए आपको ज़्यादातर प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिलेख के बारे में। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कह रहा है कि उल्लेख अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो है आपको एक कठोर सतह पर, कठोर जैसे कि पत्थर हो गया, आपको जैसे कठोर पत्थर पर आपको उसको क्या किया जाता है? उत्कीर्ण, उस पर लिखा नहीं जाता था, उस पर क्या है? छपवाया जाता है। जैसे कि आज भी आपको बहुत सारे ऐसे पुल देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो किसी राजाओं के द्वारा बनवाया गया होगा, और उन राजाओं के द्वारा उस पर नाम होगा, कितने ईस्वी में बना है वो सब लिखा होगा। तो वो उत्कीर्ण, उसी तरह के उत्कीर्ण कराए जाते थे कठोर सतह पर, उसी को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। उसमें उस समय जो राजा लोग, शासक लोग जो हुआ करते थे, उन्होंने ऐसे अभिलेख लिखवाया करते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि उनके बारे में पढ़ सके, उनके बारे में जान सके, इसलिए उन्होंने क्या है, राजा हो या रानी हो, आपको ऐसे ही उत्कीर्ण करवाया करते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। कहता है कि शासक लोग जो भी अपना लड़ाइयाँ लड़ते थे, उनके विजयों के बारे में जो भी जानकारी आपको वहाँ पर लेखा जोखा क्या मतलब है कि वो आपको वहाँ पर जानकारी रखते थे, जिससे आप पढ़ सके या और भी कोई पढ़ सके या उनके नज़र में भी रह सके। तो ऐसे ही आपको जानकारी मिलती है आज। और इतिहास का जानकारी इस अभिलेखों के माध्यम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में, अभी के जो अफगानिस्तान है वहाँ पर एक कांधार जगह है, उस कांधार जगह पे आपको 2250 वर्ष पुराना, मतलब जो भी मिला हुआ है वो 2250 वर्ष पुराना जो है अभिलेख है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। तो अशोक नामक शासक, अभी हम लोग कुछ देर पहले बताए थे कि मगध जो है एक बिहार में, अभी वर्तमान बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, वो मगध क्षेत्र जो है ना बहुत शक्तिशाली था। वो उसी का एक शासक था अशोक, और उस शासक ने आपको यह अभिलेख लिखवाया था, उन्हीं के शासनकाल का है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। अध्याय 7 में इस शासक के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे और विस्तार पूर्वक। जब हम कुछ लिखते हैं
तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब भी, जैसे कि कोई भी भाषा, अभी हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो उनका एक लिपि होता है। वो लिपि उनका उनका भी होता रहा होगा। तो कह रहा है कि वो जो लिपि का प्रयोग करते थे, तो लिपियाँ अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। लिपियाँ जो है वो क्या है, अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, एक भाषा का प्रयोग करता है, और उसी भाषा को जिस अक्षरों या संकेतों से लिखा जाए उसी को लिपि कहा जाता है। मतलब हम लोग जो भाषा बोलते हैं, हिंदी हो अंग्रेजी हो, उनको जिन अक्षरों या संकेतों से लिखा जाता है उन्हीं को लिपि कहा जाता है। और उस समय जो लिखा जाता था, प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा या तमिल भाषा में, उनका भी कुछ लिपि होगा। तो कह रहा है जो ये अभिलेख लिखा हुआ है, ये जो अभिलेख लिखा हुआ है अशोक के द्वारा, वो अभिलेख जो है आपको एक यूनानी और अरामेइक दो लिपियों के द्वारा लिखा गया है। मतलब इन दो लिपियों के माध्यम से आपको इन अभिलेखों को लिखा गया है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लिखिएगा कि आप इस कठोर सतह पर जो लिखवाते थे, तो वो लिखवाने के लाभ क्या है और उसमें कठिनाइयाँ क्या क्या, दिक्कतें क्या क्या हुई होगी। तो ये सब के बारे में आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक शब्द आया है पुरातत्वविद। कौन सा शब्द आया है? पुरातत्वविद। यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, पुरातत्वविद। देखिए पुरातत्वविद क्या होता है। पुरातत्वविद जैसे कि एक अभिलेख हुआ और एक आपको पांडुलिपि हुआ, तो ये पांडुलिपि के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग बना हो, ठीक है, उस समय की इमारतें हो, या कोई भी अवशेष हो, जैसे कि चित्र हो, कोई भी, ये कोई मूर्तियाँ हो। उसके बाद हम लोग देखने को मिल जाएगा कोई औजार उस समय क्या क्या यूज होता था, हथियार किस किस प्रकार का यूज होता था, बर्तन कौन कौन सा यूज होता था, कैसा यूज होता था, आभूषण, सिक्का, ये सब की जो छानबीन किया करता था, इस सब को जो खोजता था, खुदाई करके लाता था, उसी व्यक्ति को, उसी लोगों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। और जो ये बर्तन, आभूषण, जो सिक्के, जो औजार ये मिलते हैं, उनको पुरातत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व। तो ये इतिहासकार जो होते हैं, इस पुरातत्व और अभिलेख और पांडुलिपि, ये तीनों के माध्यम से तीनों को अध्ययन करते हैं, और उसी अध्ययन को इतिहास के बारे में जानकर, इतिहास अध्ययन करके आपको इतिहास बनता है, तो इतिहास चैप्टर बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर 4-5 शब्द की जानकारी मिली है। एक पांडुलिपि हो गया, एक आपको मिल जाएगा अभिलेख हो गया, एक पुरातत्वविद हुआ, एक पुरातत्व हुआ, और एक आपको इतिहासकार। इतिहासकार सभी से आपको पुरातत्व से और अभिलेख से और पांडुलिपि तीनों का अध्ययन करता है, तब उसके जाकर क्या है, इतिहास का जानकारी मिलता है हमको। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब जो अभी हम लोग
जिस प्रकार के जानवर खाते थे, चाहे जो भी अभी हम लोग खाते हैं उसी प्रकार के खाते थे कि या अलग खाते थे। अगर उस समय के जानवरों का या चिड़िया का या मछलियों का हड्डी मिल जाए तो उस समय के बारे में पता चल जाएगा कि किस प्रकार के लोग खाना खाते थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब जो भी अन्न के दाने हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, वो जल जाते हैं तो वो जला हुआ जो अवशेष होता है, जैसे राख होता है, वो आपको बचा रह जाता है। उससे भी क्या होता है, हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। आपको इसके बारे में विचार करना है कि जो भी पुरातत्वविद होते थे, क्या उनको बहुत अलग अलग प्रकार के जो भी है कपड़े का अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो उनके बारे में आपको सोचना है और उसके बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व, अभी अभी हमने बताया था पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि इतिहासकार जो है, अगर इतिहास को जानना है तो इतिहासकार को स्रोत चाहिए। और स्रोत कौन कौन सा है, आपको पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व हो गया, ठीक है। उन्हें ही इतिहासकार उन्हें ही कहते हैं। तो कह रहा है कि जो इतिहासकार कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी ये आपको स्रोत मिला है, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, और इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब जो भी स्रोत मिलता है तो अब उसके बाद जो स्रोत कोई भी चीज़ मिलता है तो अतीत के बारे में क्या हो जाता है, हमको बहुत ही मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। कोई भी चीज़ जानने का उत्सुक होता है कि किस समय का कोई स्थान है या किस समय का ये वस्तु है, चाहे आभूषण हो चाहे आपको हथियार हो, तो इस तरह के, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब पुरातत्वविद और इतिहासकार के जासूसों की तरह, जासूस का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि खोजबीन सब कुछ करके इतना कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग अतीत को जानने का प्रयास कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अतीत एक है या अनेक। अतीत कह रहा है कि एक है या अनेक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इन अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशु पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। कह रहा है कि अतीत एक है या दो, इस शीर्षक से क्या आप समझते हैं। तो इससे कहना चाह रहा है कि जिस समय आज के समय में हमारा जो भारत देश में हमारा कहीं जो है, कहीं पे शहर में लोग क्या करता है कि खाद्य आपूर्ति वाले वस्तुओं पर डिपेंडेंट है कि जो अन्य व्यक्ति के द्वारा मतलब आपको उसको आपूर्ति किया जाता है। तो उस और कुछ जगह पे क्या है, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप पर क्या है, आज भी लोग मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और फल फूल का संग्रह करके आपको भोजन प्राप्त करते हैं। क्यों, आप आरंभिक लोग जो है वह इसी प्रकार का भोजन, इसी तरह से भोजन आपको प्राप्त कर पाते थे।
तो वही कहना चाह रहा है कि जिस तरह आज विभिन्नताएं देखने को मिलती, इतिहास एक नहीं है, अनेक है। आज का पर अगर हम आज आज इस जो वर्तमान समय चल रहा है, अगर ये इतिहास बनेगा तो क्या हम एक पे बना पाएंगे? नहीं, एक नहीं होगा, अलग अलग तरीके से होगा। उसी प्रकार पीछे जो हुआ है प्रारंभिक समय में भी जो हो रहा है, उस समय राजा रानी का तो अलग है एक जीवन, व्यापारी का अलग है, सबका अपना अपना अलग जीवन है। उस समय कुछ आपको बहुत सारे जो धनी लोग रहे होंगे, उस समय भी क्या है अमीर लोग रहे होंगे, तो ये और गरीब लोग भी रहे होंगे। तो वो बताता है कि अतीत एक कभी नहीं है, अतीत एक नहीं हो सकता, अनेक है। हर एक दृष्टिकोण से क्या है देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी के प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व के सहायता से हमें उन जीवनों को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। कहा जा रहा है कि प्राचीन समय में, चाहे इतिहास के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके शासक के बारे में इसलिए जान पाते हैं कि वो लेखा जोखा अपना रखते थे। जैसे कि अभिलेख लिखवा कर, आपको पांडुलिपि लिखवा कर, ऐसे वो अपने बारे में आज भी क्या है अपने बारे में लेखा जोखा रखते थे, इसीलिए उनको पढ़कर हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो आम लोग हुआ करते थे उस समय में, शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, संग्राहक हो गए, कृषि हो गए, तो ये जो कृषक हो गए, तो ये लोग जो है इनकी ये अपना लेखा जोखा काम का नहीं रखते थे, इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ही हम लोग अभी जान नहीं पाए, क्योंकि भरे पुरातत्व के माध्यम से कि किस प्रकार के वो सामान का यूज करते थे, हथियार का यूज करते थे, किस प्रकार का वो आभूषण पहनते थे। तो ये जब पुरातत्व थोड़ा मिल जाता है तो उसके माध्यम से थोड़ा मोड़ा हम आम लोगों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन अभी भी उनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। तो वही कह रहा है कि इस शीर्षक का नाम है अतीत एक और अनेक। अतीत एक नहीं हो सकता, ठीक है, अनेक होता है। उसके बाद आपको एक घड़ा देखने को मिल जाएगा जो आपको आरंभिक नगर मतलब 4700 वर्ष पूर्व जो नगर, सबसे पहला नगर बसा था, मतलब शहर बसा था, उस शहर में आपको ये इसका उपयोग कर दिख जाता है, इस पात्रों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। घड़ा है और इस घड़ा पर आपको देखेगा तो देखिए चित्रित किया हुआ है, आपको इसको सजाया गया है अलग अलग डिजाइन से, ठीक है। तो इस प्रकार का घड़ा का उपयोग आरंभिक नगर में हुआ करता था 4700 वर्ष पूर्व का, ठीक है। ये आपको सिक्के दिख रहे होंगे, सिक्के, और सिक्के पर एक कुछ लगे होते हैं। ये सिक्के जो है वो 2500 वर्ष पुराने हैं। कैसे, कितने वर्ष पूर्व का है? 2500 वर्ष पूर्व का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि तिथियों का मतलब क्या होता है। तो तिथियों का हम आपको एक अलग से वीडियो में समझाए हुए हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि 200 वर्ष पूर्व, क्या कहता है? 200 वर्ष पूर्व, 200 या 2000 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व। तो जब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ये मान लो कि क्या है, ईसा मसीह के जन्म 0 साल, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ अभी हम लोग कितने में है? 2000 साल तक है। अभी हम लोग, हमारा क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है, ठीक है, शुरुआत हुआ है। तो 2026 जो चल रहा है, तो 26 को इग्नोर करके 2000 हम लोग मानते हैं। तो अभी हम लोगों का 2000 है, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल को कहा जाता है एडी। क्या कहा जाता है? एडी। और जन्म से पहले वाले काल को कहा जाता है बीसी। क्या कहा जाता है? बीसी। तो बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले साल को बोला जाता है बीसी, और बाद वाले को एडी कहा जाता है। इसी को बाद अभी नाम चेंज हो गया है बीसीई, बीसीई। ये बीसी हो गया ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है आपको
ईसा मसीह का, तो 0 साल हो गया। तो इसके पहले वाले साल को BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद वाले साल को कहा जाता है CE। क्या कहा जाता है? CE। इसको बोला जाता है कॉमन एरा, कॉमन एरा, कॉमन एरा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है 2000 साल पहले। तो अभी हम लोगों का जीवन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ से 2000 साल पहले की कोई बात कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस साल की कोई भी घटना है या जो भी वस्तु इतिहास का मिलता है, जो भी साक्ष्य मिलता है, जो भी पुरातत्व मिलता है, आपको कहा जाता है कि 2000 साल पहले का है। तो इसका मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है उस समय के आसपास का ये स्रोत है, ये पुरातत्व है। या अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है कि आपको 4700 वर्ष पूर्व आपको आरंभिक नगर देखने को मिलता है। तो 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे हम लोग हैं और यहाँ से हम लोग 4700 वर्ष पूर्व जाएंगे। तो पहले तो 2000 साल पहले यहाँ तक गए, उसके बाद हमको कितना जाना पड़ेगा 4700 के लिए? 2700 जाना पड़ेगा। तो 2700 तक हम यहाँ पर गए। ठीक है, यहाँ हम लोग 2700 तक हम लोग गए। ठीक है, तो इधर 2700 इधर 2000 हो गया। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4700 वर्ष पूर्व नहीं चले गए, तो 4700 वर्ष पूर्व गए। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 2700 वर्ष यहाँ से ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले गए हैं। तो पहले का मतलब क्या होता है? BC। पहले का मतलब क्या होता है? BC। तो 2700 BC कह सकते हैं, या तो हम उसको बोल दे 4700 वर्ष पूर्व। तो 4700 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि जहाँ पर अभी हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, जिस साल में, वहाँ से लेकर 4700 वर्ष पहले। लेकिन अगर हम इसको BC AD में निकालते हैं तो इसका BC में आएगा आपको 2700 BC, 2700 BC। आ गया समझ में? तो ये होता है आपका तिथियों के बारे में आप लोग समझ गए होइएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इतिहास और तिथियां, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? BC। BC हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व। BC का अर्थ होता है, अभी बताया है कि बिफोर क्राइस्ट। क्या बोला जाता है? बिफोर क्राइस्ट। और हिंदी में क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर ईसा पूर्व। और ये कौन सा काल था? जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला। देखिए ये हो गया ईसा मसीह के जन्म यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जन्म से 0 माने हैं, जन्म को क्या माना? 0। यहाँ से आपको पहले वाला को क्या बोला? यही जो BC है और ईसा पूर्व है। आपको हिंदी में ईसा पूर्व बोल दिया और इंग्लिश में BC, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद कह रहा है कि कभी कभी तुम तिथियों के से पहले AD लगाते हैं, लिखा पाते हो। और मतलब जो कह रहा है कि कभी कभी तिथियों से पहले या बाद में क्या लगाते? AD लगाते। तो AD जो लगता है तो समझ जाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म से क्या है? बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली बात है। और AD को क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी। कभी कभी AD की जगह C, AD के जगह क्या लगता है? C। तो अभी हम बताए हैं कि AD के जगह पर अब क्या आ गया है? C। क्यों आया है? और BC की जगह पर BC, इसके बारे में भी बता देता है। तो BC की जगह पर BCE और AD के जगह पर आपको CE देखने को मिलता है। तो इनमें क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से हम लोग तिथियाँ डिसाइड करते थे, इसीलिए पूरे विश्व स्तर पर सभी देशों का कहना हुआ कि ये जो है ना आपको एक धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है, क्योंकि ईसा मसीह जो है वह एक धर्म से जुड़े हुए हैं और अलग दो धर्म वाले क्या हो गए? इनके विरोधी हो गए कि नहीं, हमारे धर्म से क्यों नहीं ऐसा डेट को माना जाएगा। ठीक है, तो उसी आधार पर कहा गया कि इस डेट को मतलब धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए, कि कोई इसमें धर्म का इन्वॉल्व नहीं रहे, तो धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए इसका नाम चेंज किया गया। यहाँ BC था पहले, यहाँ AD था। ठीक है, तो इस AD को कह दिया गया C, धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए, और इसको बोल दिया गया BCE। अब इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है C
अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, और BCE का फॉर्म बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, क्योंकि यह विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रयोग लगभग 200 साल पूर्व आरंभ हुआ था। मतलब ये सब जो तिथियां का इस्तेमाल शुरू हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था? 200 वर्ष पूर्व। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी ने BP सब अक्षरों का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। अभी हम बताएं कि 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व एक शहर का विकास हुआ था, आरंभिक शहर का विकास। तो ये नगर का आरंभिक नगर या शहर का विकास जो हुआ था 4700 वर्ष पूर्व, तो यहाँ क्या कह रहा है कि वर्तमान से पहले, अभी से पहले। तो इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं BP, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? BP। और वैसे कैसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं? वर्ष पूर्व। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। अब इसमें हम दो चीज़ देख लेते हैं। एक है उपयोगी शब्द, एक है क्या है? उपयोगी शब्द। जैसे कि यात्रा, आपको इस चैप्टर में पढ़े होइएगा कि यात्रा क्या होता है। तो यात्रा क्या होता है? कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह जाने पर हम लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। वही पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि आपको पता है कि हाथ से लिखा हुआ जो किसी तार के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर आपको लिखा जाता था, उसको क्या कहता था? पांडुलिपि कहा जाता। अभिलेख किसको कहता था? तो अभिलेख जो है आपको कठोर सतह पर लिखा जाता था, जैसे कि पत्थरों पर लिखा जाता था या किसी धातु पर लिखवाया जाता था, तो उसको अभिलेख कहते थे। और ये राजा रानियों के अपना जो भी इतिहास होता था वो अपने अपने बारे में लिखवाता था अभिलेखों पर। पुरातत्व क्या होता है? कोई भी सामान जो है, कोई भी सामान, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आरंभिक नगर में कौन सा वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था आम लोगों के द्वारा। तो जो घड़ा दिखाए गए थे आपको इमेज में, वो घड़ा का इस्तेमाल, तो वो घड़ा क्या हो गया? एक पुरातत्व हो गया। जैसे कि कोई महल का अवशेष मिलता है, तो महल क्या हो गया? वो महल का जो अवशेष मिला वो पुरातत्व है। ठीक है, और उसको खोजने वाले जो होता है ना, उसी को पुरातत्वविद भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, पुरातत्वविद इससे जुड़े हुए हैं। इतिहासकार कौन होते हैं? तो यही जो है पांडुलिपि और अभिलेख और पुरातत्व के बारे में अध्ययन जो करता है उसी को क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत क्या होता है? स्रोत वे होते हैं जहां से कोई किसी भी चीज का उत्पत्ति होता है। जैसे कि स्रोत क्या कह सकते हैं? जैसे कि इतिहासकार का क्या स्रोत है जो इतिहास का अध्ययन करता है? तो स्रोत क्या है? पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है। इन स्रोतों के माध्यम से ही इतिहासकार क्या कर पाता है? इतिहास का अध्ययन कर पाता है। अब क्या है? अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, मतलब जो लिपि जैसे कि अभी हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं या अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो वो किसी न किसी लिपि में लिखा गया है। लिपि क्या होता है आखिरकार? लिपि होता है कि भाषा को जिस रूप में हम लिख पाए, भाषा को हम लोग जिस अक्षरों से या जिस चीज़ से डोनेट कर कर लिख पाए उसी को लिपि कहा जाता है। तो हिंदी भाषा को भी क्या है? एक लिपि है, अंग्रेजी भाषा का भी एक लिपि है। तो उसी प्रकार जिस समय इतिहास में जो आपको अभिलेख पे या पांडुलिपि पर लिखवाया जाता होगा, वो किसी न किसी लिपि से लिखा गया होगा, तो उसको हम बोल दिए अज्ञात लिपि, जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उस अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है, तो उसका अर्थ निकालेंगे, उसको अगर हम पढ़ पाएंगे तभी तो हम लोग इतिहास के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो उसका पढ़ना क्या होता है? कंटिन्यूअस जारी रहता है। उसको मतलब इतिहास कारों के द्वारा अपना पढ़ते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं। और भी एक चीज़ है, डेट, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां या डेट। तो जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था? 7000 वर्ष पूर्व। कहाँ पर हुआ था? तो आपको देखिएगा तो आपको सुलेमान और किरथर के पहाड़ी के आसपास आपको देखने को मिलता है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। किस चीज़ का खेती? तो गेहूं और जौ की खेती। उसके बाद कहा जा एक और था जिसमें गंगा घाटी के किनारे आपको, जैसे कि मध्य भारत में आप कह सकते हैं कि 7000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व किसकी खेती हुआ करता था?
चावल का होता था। यहाँ पर आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको हम एक तथ्य के माध्यम से बता दिए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह प्रथम नगर था। वह क्या था, एक प्रथम नगर था। वो कितने वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ, तो आपको 4700 वर्ष पूर्व में आपको देखने को मिलता है। गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज कितने वर्ष पूर्व देखने को मिलता है, तो 2500 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देख ले वर्तमान में लगभग कौन सा वर्ष चल रहा है, तो वर्तमान जो है वो आपको 2000 वर्ष पूर्व चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला चैप्टर ख़त्म। और इस चैप्टर को ख़त्म होने से आप नीचे दिए गए क्वेश्चन जितने भी है ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप अपने देखकर आप अपने आप को सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।